दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत थी। आज हमें गर्व है कि उसका प्रतिनिधित्व करते दिल्ली के पूर्व सांसद और शीला दीक्षित जी की विकास की विरासत के प्रतिनिधि के रूप में संदीप दीक्षित जी हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच नरेंद्र नाथ जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के, जिन्होंने शीला दीक्षित जी के साथ लंबे समय तक काम किया, वो मौजूद हैं। हमारे साथ रश्मि सिंह जी हैं, जो मीडिया का समन्वय लंबे समय से देख रही हैं। तेलंगाना से आसमा जी हैं। मैं अनुरोध करता हूं संदीप दीक्षित जी से कि भी इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी। मैं अगर बता दीजिएगा, अगर आवाज़ नहीं जा रही पीछे तक, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय यही था। हम लोगों ने आपस में चर्चा की थी। पिछले कुछ दिनों से कई बार हम लोग वर्तमान जो सरकार है दिल्ली की, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, उनके कई बयान बार बार आ रहे हैं। कुछ बयान हैं जिनसे वो खुद ही पलटते रहते हैं, कहते रहते हैं कि अगर मैंने जमुना जी को साफ़ नहीं किया होता 2025 तक तो मुझे वोट मत दीजिएगा। फिर कुछ पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि कोई मुझे साफ़ नहीं करने देता है, इसलिए शायद 10-1 साल और मांग रहे हों आपसे। वो तो वो जाने क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं। दिल्ली में जो हवा की प्रदूषण की बात है, उसमें वो बार बार दुनिया भर के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो मैं 2-4 कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने सम्मुख रखना चाहता था। और क्योंकि मेरा ये समझ है, जितना मैं दिल्ली को, दिल्ली के आंकड़ों को, दिल्ली के विकास को जानता हूँ, कि दोनों में सीधे सीधे भागीदारी हुई है तो दिल्ली सरकार के निकम्मेपन की हुई है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से जिसमें दिल्ली सरकार काम कर सकती थी। और हवा का प्रदूषण और पानी का जो प्रदूषण जो है, उसमें देखा जाए तो क्योंकि कुछ काम इन्होंने 10 साल में नहीं किया, इसलिए मैं तो सीधे सीधे इनको दोषी मानूंगा इन दोनों चीज़ों के लिए। और ये बात इसलिए भी निकल कर आई कि 15-20 दिन से हम लोग ज़मीन पर कैंपेन भी कर रहे हैं और बहुत जगहों पे मुझे नागरिकों ने, वोटरों ने, और ये मत समझिएगा कि केवल कोई कोठी के या फ्लैट के रहने वाले थे, सामान्य जन ने बार बार मुझसे पूछा कि आप ये सब तो मुद्दे बात करते रहते हैं, जो हवा की खराबी है, जो पानी में खराबी है, उसकी बात कब हमारी राजनीतिक दल हमसे करेंगे। एक तरीके से मुझ पर उंगली उठाकर इल्ज़ाम की तरह मुझसे पूछा कि आप तमाम चीज़ें कहते हैं, इन 2 मुद्दों पर क्यों नहीं बात करेंगे। और एक दिन मेरा दिल हिल गया। मैंने उस वीडियो को भी एक बार ट्वीट किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। एक बस्ती में मैं गया, टाइप 2 या टाइप 3 के अधिकारी थे। जब मैं ऊपर गया तो एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसको सांस की दिक्कत थी। उसके बेड पर एक सिलेंडर गैस का लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि बीमार व्यक्ति है। मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप उठिए मत, बैठिए। मैं डोर टू डोर कर रहा था, तो उसके एकदम आंसू छलक आए और सिलेंडर की तरफ पॉइंट करते हुए उसने कहा कि ये मेरे को कोई बीमारी नहीं है, ये इस प्रदूषण के कारण है कि मैं ज़िंदगी मेरी तबाह हो गई है। और वो आम आदमी पर उस पर नाराज़गी अपनी जताने लगा। मैं उसकी राजनीति में नहीं जाता हूँ जो क्या वो टिप्पणी कर रहे थे। सीधे सीधे उस आदमी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है इस जहरीली हवा ने। और मुझे उस दिन लगा कि इन विषयों को हम लोगों को ज़रूर इस चुनाव में उठाना चाहिए। पहले हम हवा की बात करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि कोई ये पराली आज से जल रही है। जब से धान आया है, जब से धान की खेती पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में होती है, पराली तब से जलती आ रही है। पराली कैसे पिछले 4-5 साल, 6 साल, 8 साल में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सूचनाओं और लोगों के बीच में माध्यम बनते हैं, उन्होंने भी इस बात को खरीद लिया कि अगर कोई कारण है तो पराली का है। आज तो कोई पराली नहीं जल रही, कल तो कोई पराली नहीं जल रही थी। 300, 350, 400 की SPM हमारी क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मैं इसके लिए कुछ चीज़ें आपके सामने मैं प्रस्तुत भी करना चाहूँगा। प्रेजेंटेशन है, इसमें माफ़ करिएगा, वो कहाँ गया बटन। कुछ ऐसी बातें थी जो पहली सरकार ने की और ये सरकार नहीं कर पाई। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। 1998-99 में भी दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बुरा हाल था। अलग चीज़ें थी उस समय के प्रदूषण की, क्योंकि समय में स्थिति बदलती है, तकनीकी रूप से नई नई चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन सरकार वो होती है जो काम करती है, जो किसानों पर या पराली पर या किसी और चीज़ पर इस चीज़ को नहीं निर्भर करती है कि क्यों हम अपना काम नहीं कर पाते हैं। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस बात को सीधे सीधे आपके सामने स्थापित करना चाहता हूँ। ये कहाँ से होगा, पढ़ रहा है? एक मिनट में, ये चल नहीं रहा है बेटा, आप इसको वहाँ से चेंज कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप ले लीजिए। छोटे छोटे जो कदम सरकार उठा सकती थी, जो उस समय उठाने चाहिए थे, मैं
98 और 2013 के बीच में क्या काम हुए थे, उनको आज की मैं चीजों से आपको कंपेयर करके ये चीजें आपको बताना चाहूंगा। इसको बदलेंगे। सबसे पहले तो आपने माना होगा एक अद्भुत क्रांति आई थी कांग्रेस के समय में, जब दिल्ली के करीबन 1 करोड़ गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील किया गया था। ये अगर काम नहीं होता तो किस तरीके की भयानक स्थिति आ जाती, आप खुद ही समझ सकते हैं। और निरंतर तकनीक तब से बेहतर होती चली गई। और मैं इसलिए कहता हूं कि 2011-12 में जब एयर पोल्यूशन दिल्ली में बेहतर हुआ था, और अगर आप आखिरी लाइन देखिएगा, ये मेरा नहीं है, ये टेक्निकल एजेंसीज का है, कि 12 साल में दिल्ली में पहली बार 2% जो है पोल्यूशन कम किया गया था। आज मुझे एक कोई आदमी बता दे कि अगर पिछले 10 या 12 साल में 10% भी अगर एवरेज में हमारा पोल्यूशन कम किया हो। और ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि यहां 5 या 6 क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। उन सब में आज की सरकार जो है विफल पाई जाती है। आगे चलिएगा। और ये वो अवार्ड थे उस समय दिए गए, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, आगे जाइएगा। ये 3 मैं आपसे खासकर विशेष लोगों से कहूंगा, इसको स्वयं पढ़ें। ये 3 सबसे बड़े परिवर्तन हुए थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड 3 ऐसी गैसें हैं जो जहरीली मानी जाती हैं, और इन तीनों में आप देखिएगा किस तरीके की कमी उन 10 से 12 साल के वर्षों में आई थी। सबसे प्रथम काम जो इसमें होता है वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना। दिल्ली में करीबन 18 या 1900 बसें केवल चला करती थी। मैं 1998-99 की बात करिए, और वो को बढ़ाकर आपने उस समय देखा होगा एक बड़ी दिक्कत आती थी ब्लू लाइन बसेस की, रेड लाइन बसेस की। उसको पूरा का पूरा सीएनजी में चेंज कर हरी और जो लाल बसें यहाँ लाई गई हैं, वो जब कांग्रेस की सरकार हारी थी तो करीबन 5-5.5 हज़ार के करीब यहाँ डीटीसी की बसें थीं, जो आज घटकर 3,000 से कम हो गई हैं। और मैं 2 आंकड़े बताता हूँ जो बताते हैं कि क्यों हम लोगों ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाए। 2013 में जो आखिरी आंकड़ा है, और ये कोई भी आंकड़ा मैं नहीं कोट कर रहा हूँ, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के ही दिए हुए दस्तावेजों से है। मनीष सिसोदिया जी ने जो पिछली बार जेल होने के पहले और पिछली बार जो वित्त मंत्री आतिशी जी थी, उन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया था उनकी विधानसभा में, उससे ये लिए हुए आंकड़े हैं। किसी को भी चाहिए होगा बता दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। 2013 में 43 लाख व्यक्ति डीटीसी की बसों में चला करते थे। आज आप मानेंगे कि 60 से 70% आबादी बढ़ गई है, लोगों को बढ़ना चाहिए। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज केवल 26 लाख लोग डीटीसी की बसों में चढ़ते हैं। फिर इन्होंने एक नया आंकड़ा लेकर आया कि साहब क्लस्टर की बसेज में भी लोग चढ़ते हैं, तो हमने क्लस्टर बसेज भी ऐड कर दिए, तो मिलाकर 41 लाख आए टोटल। जहां आपको कम से कम 40-43 लाख से 60 या 65 लाख लोगों को आज बसों में चलना चाहिए था, वो गिरकर हम आज 41 लाख पर आए हैं। और अब आप बताइए, अगर ये 20-25 लाख लोग आज अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो वो सीधे सीधे पोल्यूशन को ऐड करता है। ये ऐसे मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार का निकम्मापन है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में डीटीसी बसेस का मैं आपको ब्रेकडाउन का एक आंकड़ा देता हूं। पहले डीटीसी की बसेस की अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हुआ करती थी, काम हुआ करता था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि सीएनजी बसेस का मेंटेनेंस डीजल की बसेस से बहुत बेहतर होता है। डीटीसी एक आंकड़ा छापती है ब्रेकडाउन का, अमूमन साल में एवरेज में 66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के। 66 ब्रेकडाउन होते थे प्रति 1000 बसों के शीला जी के आखिरी वर्ष में। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज इनका आंकड़े का एवरेज है 1026 प्रति 1000 बस। मतलब साल में एक बार एक डीटीसी बस कम से कम ब्रेकडाउन करती है। ये इनकी मेंटेनेंस का हाल है, और मेंटेनेंस का हाल तभी खराब होता है जब महाभ्रष्टाचार उसके अंदर हो। जो आप भी कहता है कि मैं सुशासन लाया हूं, अपनी डीटीसी बसेस का ये हाल कर दिया कि आज ना लोग उस पर चढ़ पाते हैं, ना डीटीसी की बसेस चलती हैं। मेट्रो पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले केवल 193 किलोमीटर मेट्रो बनाई थी, मैंने 400 किलोमीटर बना दी। 400 किलोमीटर तो कोई मेट्रो है ही नहीं, 400 कहां से बना दी यही जाने। इन्हीं की कौन सी दुनिया है जहां 400 किलोमीटर चलती होगी ये जाने। लेकिन उसके मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2002 में पहला फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, 2006 में दूसरा फेज चालू होता है मेट्रो 1 का, जिसको मिला के 193 किलोमीटर का काम उसमें कंप्लीट होता है। 2011 में तीसरा फेज चालू होता है, और 2011 में तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, धरने पे भी नहीं बैठी थी। 164 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन का काम 2011 में थर्ड फेज में चालू हो जाता है, और वो कंप्लीट होना था 2015-16 में। माफ करिएगा, वो 2023 तक भी हमारा तीसरे फेज का मेट्रो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और फेज 4 जिसको प्लानिंग होनी चाहिए थी 2017 में, जो इनकी सरकार के अंदर प्लान होना था, उसमें केवल 64 किलोमीटर
केवल 64 किलोमीटर सैंक्शन हुए हैं, कोई 300 किलोमीटर नहीं, कोई 200 किलोमीटर नहीं, कोई 250 किलोमीटर नहीं। आप डीटीसी की बस देते नहीं हैं, आप मेट्रो का नेटवर्क चढ़ाते नहीं हैं, आपसे सड़कें फ्लाईओवर बनते नहीं हैं। तो दिल्ली में जो माना जाता था कि पहले 3 किलोमीटर तीसरे गियर यहाँ का एवरेज गियर था, आज 1 से सेकंड गियर के बीच का एवरेज गियर आ गया, जिससे मैसिव डीजल और पेट्रोल रिलेटेड यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज होता, मैं 2 आंकड़े देख के अपनी बात ट्रांसपोर्ट पे खत्म करके आगे चलूंगा, कि एक सिंपल कैलकुलेशन है दिल्ली पीडब्ल्यूडी का, कि जो 67, 68 नए फ्लाईओवर बनाए गए थे 15 साल में, उसमें अगर केवल डीजल की आप सेविंग देख लें, और ये 2013 के रेट हैं, आज के नहीं हैं, केवल 2013 में सालाना 8,400 करोड़ की डीजल की सेविंग हुई है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और 8,400 करोड़ की सेविंग का आप मतलब समझ लीजिए कितने लीटरों, हजारों लाखों लीटर डीजल जो है कम जला करता था एक साल में। और अगर आप टाइम सेविंग सुन लीजिए तो आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दिल्ली वालों की टाइम सेविंग, जीवन में जो समय बचता था ट्रांसपोर्ट में, वो 56,000 साल, 56,000 ईयर्स की एवरेज सेविंग थी एक साल में, बिकॉज ऑफ दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये छोटे आंकड़े नहीं हैं, इनमें से किसी में भी आंकड़े में अगर मैसिव इंक्रीज हुआ हो तो आज हमारे मित्र सामने बैठे हैं, आपने सारा प्रोपेगेंडा इस सरकार का सुन रखा है। आप अगर आंकड़े देंगे तो मैं आपको बताऊंगा उन आंकड़ों की हकीकत क्या होती है। फिर हम आगे चलते हैं। एक और बहुत बड़ा स्रोत है हमारे दिल्ली के ग्रीन कवर का, माफ करिए ये पुराने समय में बना था, इसलिए इसकी नेक्स्ट स्लाइड में चलो। ग्रीन कवर 1998-99 में सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर था। ये मेरी आंकड़ा नहीं है, ये दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 12-13 और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे लेटर, और जो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जो भारत सरकार निकालती है, उसके आंकड़े हैं कि 26 किलोमीटर से बढ़ के 310 नहीं है, वो आंकड़ा गलत था, 300 किलोमीटर 299.7 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर आता है 2013 में। और आपको मैं बता दूं, आप स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 निकाल लीजिएगा, आज भी उतना ही ग्रीन कवर है 299.7 किलोमीटर। कौन सी इन्होंने ट्री प्लांटेशन कर दी मुझे नहीं मालूम है। ये बार बार कहते हैं कि हमने ऐतिहासिक ट्री प्लांटेशन की है, एक भी रिकॉर्ड उसका दिखता नहीं है। ये प्लांट्स कहाँ गए, ये ग्रीन कवर कहाँ गया, ये क्वेश्चन है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से भी कहूँगा इस पर हम क्वेश्चन करें, मीडिया के भी साथी से कहूँगा इस चीज़ को पूछें। चौथी जो बहुत बड़ी काम होता है हमारे यहाँ, आपको याद होगा जो यहाँ पुराने जर्नलिस्ट हैं, प्रगति 1, प्रगति 2, प्रगति 3, प्रगति 4 के कोल प्लांट्स चलते थे। एक एक करके कांग्रेस सरकार के समय सारे कोल प्लांट्स बनना शुरू हुए, बंद करना शुरू हुए। प्रगति 1, प्रगति 2 डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी बैठे हैं, उस समय एनर्जी के मिनिस्टर थे, उसी समय बंद हो गए थे। 3 बंद हो गया था और 2016-17 में प्रगति 4 बंद हो गया। लेकिन दिल्ली को बिजली मिले इसलिए प्रगति के साथ एक 335 मेगावाट का सीएनजी वाटर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, गैस प्लांट बना। और बवाना में बवाना 1 330 मेगावाट का और बवाना 2 330 मेगावाट का बना। 1000 मेगावाट के करीब सीएनजी के नई प्लांट्स उस समय की सरकार लाई है। और मैं आप जर्नलिस्टों से रिक्वेस्ट करूंगा, दिल्ली ट्रांसको के, दिल्ली के इनके आप आंकड़ों में चले जाइए। 2014 के बाद एक भी सिंगल मेगावाट न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन नहीं आई है। इनका करीबन 70 से 80 उसका आया है केवल सोलर का, जो एक पुराना प्रोजेक्ट जो था दिल्ली सरकार का, जो चलता चला आ रहा था। एयर पोल्यूशन के लिए डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। पराली जो मानी जाती है वो अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है 6 से 7% है, कोई कहता है 10 से 11% है। जो बाकी हम लोगों को कदम उठाने चाहिए थे, आज दिल्ली की जहरीली हवा जो है वो बेसिकली इसके कारण है। एक और अभय जी मुझे अभी एक आंकड़ा बता रहे थे कि हमको किस तरीके से जो बाकी प्लांट्स हैं आसपास के दिल्ली के 300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में, उसमें हमें थर्मल प्लांट्स में टेक्नोलॉजी चेंज की ज़रूरत है। तो उसमें पूछना चाहते हैं क्या प्रयास किया हमारी दिल्ली की सरकार ने उस टेक्नोलॉजी चेंज को लाने के लिए। मुझे नहीं लगता एक भी प्रयास इनकी तरफ से करता देखा गया है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की हालत को अगर हम मजबूती से नहीं लेंगे, और ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब पर तेजी से काम होगा, इंक्लूडिंग आसपास के थर्मल प्लांट से बात करनी और राज्य सरकारों से बात करनी। और कांग्रेस को अगर मौका मिलेगा तो ये हम वायदा आपसे करते हैं कि किसी भी जगह पे हम लोग कम काम करते हुए आपके सामने नहीं दिखेंगे। एक आखिरी पॉइंट में बात कर वाटर पोल्यूशन पे आता हूं। आप लोगों ने ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल की सड़क देखी होगी। ये एक तय हुआ था कि अगर हमारा मेजर ट्रांसपोर्ट दिल्ली के बाहर से चलेगा तो वो ट्रांसपोर्ट फायदा करेगा, दिल्ली में ट्रैफिक नहीं आएगा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, 1998-99 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार है जिसने इस बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था भारत सरकार को। और सबसे पहले भारत सरकार की किटी में अपनी स्टेट का कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया था तो आपकी दिल्ली की सरकार ने दिया था।
वो दुर्भाग्य की बात है कि बहुत दिन लगे, 10, 12, 15 साल लगे उसको बनने में, लेकिन दिल्ली ने अपनी इसकी ड्यूटी तभी पूरी कर ली थी। अब हम आते हैं जमुना जी के पोल्यूशन पे। अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि एक किसी पॉडकास्ट में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने 50% दिल्ली की सुएज कैपेसिटी बढ़ा दी है। मुझे समझ में नहीं आता है हमारे सीएम साहब कहाँ से आंकड़े लेके फेंकते रहते हैं, लेकिन एक मैं छोटा सा आपके सामने इन्हीं की सरकार का आंकड़ा दे देता हूँ। जब डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी की सरकार आई थी तो 1998 में टोटल सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की जो कैपेसिटी थी दिल्ली में वो करीबन 360 MGD थी। जब ये लोग हारे हैं 2014 में तो ये 613 यहाँ की सुएज ट्रीटमेंट कैपेसिटी थी, मतलब 613 MGD यहाँ पानी ट्रीट हुआ करता था। 613 याद कर लीजिए। आज जो है 2023 का, पिछले साल का जो आंकड़ा है इन्हीं की सरकार बताती है 632 MGD टोटल, मतलब जहां कम से कम 200 या 300 MGD कैपेसिटी सुएज ट्रीटमेंट की बढ़नी चाहिए थी, हम केवल 9 MGD बढ़ा पाए हैं। मैं यहां से आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, 7 इंटरसेप्टर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स डलने थे नजफगढ़ ड्रेन पर, एक भी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? एक भी नया सुएज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं दिल्ली में आया है? हमारे पास एक RTI जो दिखाता है, सरकार बताती है कि 15 और 19 के बीच में तो एक भी नया सुएज ट्रीटमेंट प्लांट सैंक्शन नहीं हुआ दिल्ली सरकार में। 21 या 22 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की लठ पड़ी तो एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई LG साहब की अध्यक्षता में, उसके अंदर सुना है कोई 2 या 3 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो रहे हैं। दिल्ली में जो सबसे खतरनाक आंकड़ा माना जाता है वो BOD का माना जाता है। खुद वो रिपोर्ट कह रही है, खुद जो रिपोर्ट दिल्ली जल बोर्ड ने प्रस्तुत की LG साहब की मीटिंग में, जिसमें मैंने सुना है सौरभ भारद्वाज साहब भी प्रेजेंट थे, कि दिल्ली में इट क्लेम्स कि दिल्ली में वाटर पोल्यूशन दुगना हुआ है पिछले 8 साल में, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स जो पहले थे। हमारे यहाँ जो BOD लेवल्स हैं, जो पहले 32 mg पर लीटर हुआ करते थे, आज 58 से 62 mg पर लीटर चल रहे हैं। तो ना हम एयर पोल्यूशन को क्लीन कर पाए, ना हम सुएज ट्रीटमेंट कैपेसिटी यहाँ की इंक्रीज कर पाए। और अभय जी ने तो मुझे एक डराने वाला आंकड़ा अभी दिया जो मुझे पता नहीं था। अभय जी, जब मैं बात खत्म करूंगा वो आप इकोलाई वाला आंकड़ा जरूर दीजिएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार पर सीधे सीधे इल्जाम लगाता हूं कि दिल्ली की जहरीली हवा, दिल्ली का जहरीला पानी केवल आपकी मिसमैनेजमेंट और आपकी डिसऑनेस्टी का सवाल है। और इनकी जो रॉन्ग गवर्नेंस है उसका फाइनल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, जिस कारण से आने वाले समय में न केवल दिल्ली की पानी और प्रदूषित होगा, हमारा जल बोर्ड का और सत्यानाश होगा। जब कांग्रेस की सरकार हारी थी, दिल्ली की क्यूमुलेटेड लॉसेस दिल्ली जल बोर्ड के 18,000 करोड़ थे, अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ ओनली 18,000 करोड़। आज दिल्ली जल बोर्ड के अक्यूमुलेटेड लॉसेस 76,000 करोड़ हैं। जो सरकार कहती है कि हम घाटे में नहीं हैं, उसने क्या किया है कि दिल्ली जल बोर्ड का पूरा बजट सरकारी बजट से बाहर कर दिया है। 76,000 करोड़ कहां से हम रिकवर करेंगे, ये एक सवाल बनता है। जबकि सालाना हम लोगों की जो टोटल रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ऑलमोस्ट 20 से 25% है। उसके ऊपर हर चीज़ फ्री आ रही है, हर नया कनेक्शन फ्री आ रहा है। और यही कारण है कि आप पानी डिस्ट्रीब्यूट तो फ्री कर रहे हो, लेकिन ना आप पानी की कैपेसिटी बढ़ा पाए हो, ना आप सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा पाए हो। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलिस्ट स्कीम्स ने वोट तो दिलवाया है, लेकिन दिल्ली की जनता को जहरीला पानी पीने के लिए विवश किया है। पानी का अगर मैं आपको बता दूं, पानी में 2013 में टोटल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी दिल्ली में 920 MGD थी, 920 MGD। आज 940 MGD है टोटल। पॉपुलेशन बढ़ गई है 50 से 60%। हम आज कैपेसिटी पर हैं जहां हमारे पास पानी नहीं है, और एक सिंगल लीटर नया पानी की कैपेसिटी हमारी सीएम साहब इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। तो सुएज आपका खराब होगा, एयर आपको खराब होगी। और मुझे डर ये है कि अगर ये सरकार नहीं बदली तो हम प्यास की तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ेंगे। दिल्ली आज ऑलरेडी पानी के लिए त्राही त्राही करने लगी है। मैं नई दिल्ली में घूम रहा था तो दिल्ली की समझ लीजिए लुटियन जोन मानी जाती है, सबसे अच्छी जोन मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि साहब पानी नहीं मिल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि NDMC में क्यों नहीं पानी मिल रहा। मैंने NDMC के जो वाटर इंजीनियर हैं उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि सर जल बोर्ड से पानी नहीं आ रहा है, जल बोर्ड में प्रेशर ही नहीं बन रहे हैं, इतनी ज़्यादा लैक ऑफ कैपेसिटी है। मैं इसलिए ये बातों को रेखांकित करना चाहता था। अभय जी से बस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जो पॉइंट उन्होंने मुझे बताया था, अभय जी मैं सच्ची में उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे जो पॉइंट बताया है वो सही नहीं है, क्योंकि कई जगहों में मैं नल का पानी पी लेता हूँ, इसके बाद मेरे हाथ कांपेंगे अगर मैं दिल्ली में नल का पानी पीऊँगा। मैं चाहता हूँ वो आंकड़ा आप ज़रूर लोगों के सामने शेयर करें। धन्यवाद संदीप जी। जो 16 प्लेसेस पर पानी के सैंपल लिए
दिल्ली की सरकार ने, और आप चौंक जाएंगे ये जानकर, पूरे विश्व में इतना कंटेमिनेशन पूरे विश्व में किसी सैंपल में आज तक नहीं निकला। जब जमुना एंटर करती है दिल्ली में, वहाँ से लेकर तो ख़त्म होती है, तो फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो मानव और जानवरों के मल में सिर्फ पाया जाता है, वो 97 लाख MPN पर 100 ml है। आप चौंक जाएंगे सुनकर। उसका नॉर्म्स है 230 मतलब शुद्ध मानव मल मूत्र है, जो जिसके लिए ये सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और जो संदीप जी ने सबसे पहले बात की थी, वो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक प्रोसेस होती है जो 12 पावर प्लांट है। संदीप जी ने भी डिटेल में उसमें ऊपर मुझे बताया था कि हम 67% तक उसमें SO2 को कम कर सकते थे। तो कोई कदम ही नहीं उठाया इन्होंने। और ये तो इतना चौंकाने वाला, और ये हमारा नहीं है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इन्हीं की सरकार ने अभी पिछले महीने ये डेटा 16 सैंपल के डेटा दिए हैं। आप कहेंगे तो हम आपको उसकी कॉपी भी भेज देंगे। डॉक्टर साहब एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, उसके बाद क्वेश्चंस प्लीज। 2023 में केजरीवाल साहब ने कहा था कि तुम्हारा दिल्ली का बेटा मुख्यमंत्री जमुना में डुबकी लगाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जमुना में डुबकी केजरीवाल साहब कब लगाएंगे, इसका नहीं पता। ये भी उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक मुहावरा बना के छोड़ दिया, अरे भाई अब लगाओ ना जमुना में डुबकी। अब लगाने का समय पता लगेगा कि जमुना को तुमने एक गंदा नाला बना दिया। आज जमुना में डुबकी नहीं लगाई, जमुना के पानी पी के तो दिखाओ, जो दिल्ली वालों को पिला रहे हो गंदा पानी। तो हमने जमुना के लिए स्कीम बनानी पड़ेगी। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, इस बार हमने जमुना के बारे में बहुत कुछ सोचा है, प्लानिंग है उसकी, किस तरीके से हम जमुना को पानी को स्टोर करेंगे और दिल्ली के लोगों को सप्लाई करेंगे। और केजरीवाल साहब जिंदगी में कभी जमुना में डुबकी लगा नहीं पाएंगे, मेरा दावा है इस बात का। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस प्लीज। वो तो मुझे लगता है 7-8 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 2016-17 में उन्होंने कहा था, और यही टोन करके, मेरे प्यारे किराएदार जो हैं उन्हें ये फ़ायदा नहीं मिलता। वो बहुत सिंसियर लगते हैं जब बोलते हैं, जिस तरह जमुना जी भी साफ कर रहे थे। तो ये उन्होंने 12-13 में, 15-16 में कोई स्कीम लेकर आए थे। फिर शायद पिछली बार जब चुनाव हुआ था 18-19 में ये स्कीम लेकर आए थे। अब चुनाव हुआ है, अब लेकर आए हैं, और 5 साल बाद हम लोग यहीं बैठेंगे, फिर ये स्कीम आ जाएगी। फिर आप मुझसे यही सवाल पूछ लेना, क्योंकि हल होगा नहीं मसला, और यही सवाल चलते चले जाएंगे। देखिए, मैं कोई अब 20-25 दिन हो गए ज़मीन पर लोगों के बीच में जाते हुए, और मैं आपको सच में बताऊं, जब मैं मिली थी मुझे यहाँ सीट, तो ये लगता था, क्योंकि हम लोग सब राजनीति में रहे हैं, कि जब आप किसी इनकम्बेंट के खिलाफ लड़ते हैं, और अगर इनकम्बेंट ने काम किया हो, तो उसके खिलाफ रणनीति ज़मीन पर जाकर हकीकत समझ कर ही आप बना सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम हर व्यक्ति करता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं भी मुझे किसी भी जगह पे, किसी भी गली में, किसी भी जगह पे 2-4 बेंचें छोड़ के और 2-4 CCCB तोड़ के जो चलते नहीं हैं, केजरीवाल जी के काम का एक भी सबूत नहीं मिला। और लोग अपने आप बहुत बड़ी निराशा में हैं कि ना वो आते हैं, ना उन्होंने कुछ काम किया है। तो ज़मीन पर केजरीवाल जी खुद स्वयं कोई मुझे बलशाली ऑपरेशन लगता नहीं है। हमारा जो मेन चैलेंज था वो ये था, जैसे सबको पता है कि बहुत समय तक लोगों ने कांग्रेस को थोड़ा कम गंभीरता से लिया था। उनको शायद लगता था कि हम उतनी तेज़ी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो माहौल बना है 20-25 दिन में, कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लोग कंसिडर करने लगे हैं। और पहले जो ये था कि जो केजरीवाल जी के खिलाफ वोट देना चाहते थे, उनको ये लगता था कि उनके पास शायद सिर्फ बीजेपी विकल्प है। अब बीजेपी उनको विकल्प नहीं दिख रही है और आम आदमी विकल्प नहीं दिख रही है। तो हमें लगता है कि हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा नई दिल्ली से। Ma'am, with regard to Chhat, I already know what's coming. We'll just wait, because there is going to be a pretty decent announcement regard to that. But you know, the whole thing is that आप छठ में वाटर क्वालिटी जिसमें लोग जा सकते हैं, नहा सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब कम से कम नजफगढ़ पर हमारे इंटरसेप्टर्स बने, जब सीरियस काम हो, जो पूरी दिल्ली से मलमूत्र जाता है वो स्वीट ट्रीटमेंट हो। आज ऑलमोस्ट हम लोग 400 से 500 NGD अनट्रीटेड वेस्ट डाल रहे हैं।
तो आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, जब तक ये मूल काम नहीं होगा, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ वेरी वेरी सीरियस वर्क, वेरी वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमको याद है जब हमारे समय में लगते थे, काफ़ी सीरियस टेक्नोलॉजी है, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, हाई लेवल का, क्योंकि हमारे यहाँ ह्यूमन पोल्यूटेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ केमिकल पोल्यूटेंट्स भी हैं। एक और बहुत दुर्भाग्य की बात हुई है कि पिछले 8-10 साल में बहुत सी स्मॉल स्केल टाइनी सेक्टर में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली में स्प्राउट कर गई हैं। हमको तो खैर पूरा विश्वास है कि सरकार के संरक्षण में करप्शन के कारण आई है, बट उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उनको भी हमको रोकना पड़ेगा। एक और बहुत मेजर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि उस समय पानी इतना ख़राब नहीं हुआ था, अब बहुत कम लोगों को याद होगा, 1999-98 से लेकर 2 या 3 के बीच में बहुत सी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली से बाहर मूव आउट की करी थी, करीबन 2.5 से 3 लाख यूनिट हटाए गए थे, जिसका बड़ा सकारात्मक असर क्लीन वाटर में हुआ था। उसका भी एक बहुत मेजर रिवर्सल हुआ है, बट आप वेट करिएगा जब हमारे उस पर डिटेल्स आ जाएंगे। नहीं तो अभय जी ने मुझे जो झांकी दिखाई है, फिर अभय जी डांटेंगे कि आपने फॉर्मली पब्लिश होने के पहले बोला है। सॉरी, आप पूछ रहे थे? देखिए, हमको आई है खबर कि राहुल जी आने वाले हैं और वो पदयात्रा करेंगे। हमको तो उससे भरोसा है कि बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि राहुल जी जब पदयात्रा करते हैं तो लोगों से मिलते हैं, उनके जीवन के बारे में पता करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी आजीविकाओं के बारे में पूछते हैं, दिक्कतों के बारे में पूछते हैं, और उन कठिन सवालों से जूझते हैं जिन कठिन सवालों से आजकल राजनीति की जूझते नहीं हैं। एक बहुत साधारण मैं उदाहरण दूंगा, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाकर वो मिलकर आए पेशेंट से, और दिल्ली में कहीं कबाड़ खाने के इलाके में गए, कभी पॉटर से मिले, तो वो जिस तरीके से लोगों से, अलग अलग व्यवसाय के, अलग अलग पहचान के लोगों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को एक बिल्कुल मानवीय तरीके से उनसे चर्चा करेंगे, उसका राजनीतिक संदेश बहुत अच्छा जाता है। और मुझे आशा है कि न केवल नई दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ वो जब जब जाएंगे, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, मैंने जो आपको 5 या 6 चीज़ें बताई थी जिस कारण से हवा का पोल्यूशन कम हुआ था, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैसिव इंक्रीज की बहुत आवश्यकता है। आपको दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वापस से आपको जो ट्रैफिक ईज पॉइंट्स हैं उनको लाना पड़ेगा। पहले कैसा था, जो हमारे मेजर ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स थे, सब जगहों पे ट्रैफिक सोल्यूशन आए थे, हमें कोई ट्रैफिक सोल्यूशन नहीं दिखता है, बल्कि इन्होंने तो चीज़ को मजाक बना दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम लोगों ने, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक RTI लगाई, सॉरी असेंबली में क्वेश्चन लगाया कि कौन कौन से आपने कितने नए फ्लाईओवर बनाए हैं सरकार ने। आपने देखा होगा केजरीवाल जी आजकल कहते हैं कि मैंने 34 या 35 बनाए हैं, तो ये 5-6 साल पहले की बात है। तो उन्होंने 27 की लिस्ट दी, वो 27 की लिस्ट मेरे पास भी आई। उस 27 की लिस्ट में पहले 7 तो वो थे जो कॉमनवेल्थ के समय बन गए थे, जिन पे CAG की इंक्वायरी भी हुई थी, तो पहले वो 6-7 झूठ निकले। फिर उसके बाद अगले 8 या 10 थे जिसमें दिया हुआ था क्लोवर ओवर दिस, क्लोवर ओवर दैट। आपने देखा होगा जब बड़े फ्लाईओवर बनते हैं, बाद में उसके अप्रोच के क्लोवर्स बनते हैं जो घूम घूम के जाते हैं, वो मेन फ्लाईओवर के बाद बनते चले जाते हैं। तो इन्होंने क्लोवर्स को भी फ्लाईओवर की परिभाषा कैसे दे दी, यही जाने। कल को तो हो सकता है ये लकड़ी की सीढ़ी भी बने तो उसको फ्लाईओवर का नाम दे सकते हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मैंने देखा 6 या 7 ब्रिजेस, ये ब्रिज बनाया, ये ब्रिज बनाया, ये ब्रिज बनाया, उसको भी इन्होंने फ्लाईओवर की परिभाषा दे दी। और बीच में 6 या 7 इन्होंने छोटे छोटे फ्लाईओवर्स का नाम दिया। तो ये नहीं जानते थे कि हर आदमी डेटा नहीं जानता है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका एक दूसरा आपको दिखा दूंगा। PWD की वेबसाइट से मैंने एक शीट निकाली जिसमें एक मेजर फ्लाईओवर है जो शीला जी के समय बन गया था। उस मेजर फ्लाईओवर के 7 सब कंपोनेंट्स हैं, सब फ्लाईओवर्स हैं जो उसके साथ ही बन रहे थे। वो 7 सब कंपोनेंट्स को इन्होंने अलग अलग से फ्लाईओवर्स बना के डाल दिया था। तो उन 27 में केवल 2 ऐसे फ्लाईओवर थे जो इन्होंने अपने समय में बनाए थे, और उसके बाद 6 और बने। पर मेरा ये कि अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे, अगर आप नई CNG की इंस्टिगेटेड पावर प्लांट्स नहीं लगाओगे, तो एयर पोल्यूशन कम नहीं होने वाली है। पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए कि एयर पोल्यूशन को ठीक करने में उसकी भागीदारी है। आप उत्तर प्रदेश सरकार, ये सरकार, उस सरकार पर उंगली डालते रहोगे, उस पर कुछ नहीं होने वाला है। और वाटर में मैंने आपसे कहा कि वी हैव अ प्लान। हमें सबसे पहले तो जो टेक्निकल सोल्यूशन है स्वेज ट्रीटमेंट्स का, उस पर वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। मैसिव उसमें मनी के इन्वेस्टमेंट्स आने पड़ेंगे जो इस समय दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। मैं आपको एक छोटा आंकड़ा देता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट की लास्ट ईयर बजट थी टोटल 76,000 करोड़, जिसमें सिर्फ 37,000 करोड़ डेवलपमेंट का बजट है। 37,000 करोड़ टोटल डेवलपमेंट का बजट है।
और उसमें ऑलरेडी जिस तरीके की सब्सिडीज आई हुई हैं, बहुत कम पैसा है कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो अगर कोई सरकार सीरियस गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएगी और केवल वोट के लिए पूरी बजट को लगा देगी, तो वोट के लिए हो सकता है वेलफेयर स्कीम्स आप चला सको, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। हमको एक जिम्मेदार, एक जवाबदेही सरकार चाहिए जो रिस्क उठा सके, और कांग्रेस जब सरकार आएगी रिस्क उठाएगी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करेंगे और जो हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम्स की हैं वो भी करेंगे, और आने वाले समय में 3 या 4 दिन बाद उसका एक हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी आपके सामने लेकर आएंगे कि हम लोगों ने जो स्कीम अनाउंस की हैं उसका जो एडिशनल पैसा है वो हम कहां से लाएंगे। देखिए साहब, जाम पे जैसे पहले काम होता है, सबसे पहले है कि आपको मानना है कि जाम लग रहे हैं। अगर आप मानोगे ही नहीं, अगर आप कहते रहोगे कि सारा काम आपने कर डाला, तो कोई प्रेशर नहीं बनता है। बात ये होती है निष्ठा की। हैं, पहले भी ट्रैफिक जैम्स के फ्लाईओवर थे, उनकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, सफदरजंग में हुआ, मुकरबा चौक में हुआ, एयरपोर्ट के जाते समय हुआ, और जगहों पे हुआ। तो अगर सरकार सड़क पर आती है, अगर सरकार घूमती है, तो बहुत जगहों पे ट्रैफिक सोल्यूशंस के लिए कोई 500, 800 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत जगहों पे देखा है कि अगर आप कट्स को ठीक कर दें, अगर आप एडजॉइनिंग रोड्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को ठीक कर दें, अगर आप कुछ कुछ जगहों को सिग्नल फ्री बनाएं, कहीं कहीं रेलिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाएं। यहाँ सरकार में दिक्कत क्या हो गई है कि डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी के समय जो सरकार थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर को समस्या आने के पहले बना देती थी। अर्बन में दिक्कत क्या है कि अगर समस्या आ गई, एनक्रोचमेंट्स आ गए, मकान आगे आ गए, दुकानों ने एनक्रोच कर लिया, तो फिर सड़क को चौड़ी करना या फ्लाईओवर्स बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर के नई चीज़ें बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतना हमारा रहेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने, नेचुरली हम कोई सरकार है नहीं, उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में 25 से 30 मेजर वो पॉइंट्स हैं जो दिल्ली में आज ट्रैफिक क्रिएट करेगा। क्योंकि ट्रैफिक क्या है, बिल्डअप होता है, एक जगह बिल्डअप होता है तो फिर उसके बैकलॉग्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहां आपको ट्रैफिक है बैकलॉग वहीं के कारण है। मेजर, जैसे पहले आपने देखा होगा 70 या कितने फ्लाईओवर बने, उससे ईज ऑफ हुआ, वही ब्लूप्रिंट हम लोग दोबारा अपनाएंगे। जी हाँ, सर वही दिक्कत है। बात यह है कि आप अगर दिखाना चाहोगे कि आपने पैसा बचाया है, एक ढकोसला करके, दिक्कत वो है। हर फ्लाईओवर में जब होता है, मैं आपको इतना बता सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा आईटीओ पे जो ये अंडरग्राउंड बना है, ये इसमें जब मैं एमपी था तो 3 सॉल्यूशंस एक्चुअली वर्कआउट हुए थे। लेफ्ट जाने का, अगर आप जंगपुरा से आएंगे तो लेफ्ट का कट का सलूशन है। अभी आपने देखा होगा अगर आप महारानी बाग की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट जाने में बहुत मैसिव जैम्स लगते हैं, उसका ऑलरेडी वर्कड आउट है। लेकिन उस वर्कआउट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितना अभी इन्वेस्टमेंट किया इससे 4 गुना इन्वेस्टमेंट चाहिए। पैसा आपके पास है नहीं ना, मैं आपसे कह रहा हूं 37,000 करोड़ का टोटल आपके पास बजट है, 39,000 करोड़ का कमिटेड सैलरीज और इस्टेब्लिशमेंट का बजट है। और क्या ये सरकार का निकम्मापन है, मैं नेक्स्ट टाइम बताना चाहता था ये फिगर, लेकिन मैं अभी बता देता हूं। टैक्स कलेक्शन क्यों इनसे नहीं हो रहा है, अभय जी आप जानेंगे 2004 से 14 के बीच में जो टैक्स का रेट ऑफ इंक्रीज हुआ था कांग्रेस गवर्नमेंट में, वही रेट अगर आप अप्लाई करें 2015 से लेके 21-22 में, और इसमें मैं कोविड ईयर को डिस्काउंट करता हूं, और ये बात आप मानिए कि जीएसटी के आने के बाद टैक्स कलेक्शन की रेट्स पूरे हिंदुस्तान में बढ़े हैं। तो अगर आप केजरीवाल जी के समय का पिछले 10 साल के टोटल टैक्स कलेक्शन ले लीजिए और शीला जी के समय का जो टैक्स कलेक्शन का रेट था वो टैक्स कलेक्शन ले लीजिए, तो पिछले 10 साल में वी हैव अ रेवेन्यू लॉस ऑफ 1,84,000 करोड़। 18,000 करोड़ अगर आपने सालाना इकट्ठा किया होता तो आप समझ लो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना होता। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये पूरी गवर्नेंस पद्धति को ऑनेस्ट तरीके से देखने की बात है। आप पत्रकार, एक बस छोटा सा, मैं ये जो जमुना जहाँ एंटर करती, क्या पल्ला बोलते हैं उसको? हाँ, इसमें जो अक्टूबर नवंबर में, इस दिसंबर को रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका जिक्र संदीप जी कर रहे थे, पल्ला पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो नॉर्म्स हैं 3 वो होनी चाहिए, और जो संदीप जी बता रहे थे 54 से 58 तक जहां यमुना खत्म होती दिल्ली में, मतलब केजरीवाल ने कैसे यमुना एंटर करती है वहां से इसको खराब करना स्टार्ट किया। वैसे ही फीकल कोलीफॉर्म 1100 था, जो मैंने 97 बोला था वो 79 लाख। देखिए आप, वजीराबाद में आया तो वो 2600 हुआ, वो ISBT ब्रिज पर आया
तो वो 4,90,000 हुआ। वो ITO ब्रिज पर आया तो 3,30,000 हुआ। वो निजामुद्दीन ब्रिज पर आया तो 5 लाख हुआ। वो ओखला ब्रिज पर आया तो 5 लाख। फिर कैनाल पर, आगरा कैनाल पर आया तो वो 70 लाख। और आखिरी में जब यमुना जा रही है हमारे यहाँ तो वो 79 लाख MPN पर 100 ml हो गया। मतलब 100% यमुना के अंदर घुसने से लेकर बाहर जाने तक केजरीवाल और उसकी सरकार इसमें रिस्पॉन्सिबल है। 39 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में से खुद कह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि 20 सब स्टैंडर्ड है। जो संदीप जी ने बताया कि आगे काम नहीं हुआ उन पर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसकी भी स्थिति दयनीय, खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया।